नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक में जो है यहाँ पर नई भर्ती निकलने जा रही है, जिसमें कि आपका लगभग 35,000 कितना टोटल 35,000 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। 3500 नहीं, देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 35,000 पोस्ट इसमें रहने वाला है ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती में। आप सोचिएगा, ये ग्रामीण डाक सेवक का नया नया भर्ती जो है ये कब निकल रहा है, तो ये आपका नवंबर में ही ग्रामीण डाक सेवक का नया वाला भर्ती निकल रहा है। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 10th पास वाला बच्चा है, ठीक है, अगर आप 10th पास है, मेल या फीमेल है, तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी खास बात क्या है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती में जो 35,000 पोस्ट निकलेगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो डायरेक्ट कैसे सिलेक्शन होगा, आपका जो 10th का मार्क्स रहेगा, ठीक है, आपका जो क्लास 10th में मार्क्स रहेगा उसी पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो देखिए, 10th का जो मार्क्स बच्चे बोलते हैं कि नहीं 80% से ऊपर वाला का सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर स्टेट का जो है अलग अलग कट ऑफ जाता है, हर कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, एक हो गया साउथ की तरफ, ठीक है, एक हो गया साउथ, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट और एक हो गया आपका ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट तरफ, ठीक। तो इस तरह से अगर आप समझ सकते हो तो समझिए, नहीं तो मैं एक एवरेज बता देता हूँ कि एवरेज आपके क्लास 10th में कितना परसेंट है, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपके क्लास 10th में, ठीक है, 60% है, 60% से ऊपर है, 60% एंड अबव है, तो आप ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म जरूर भरें। कारण क्या है, कारण ये है कि बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ नहीं बताते होंगे कि इसमें बहुत सारा लिस्ट निकलता है। पहले इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर सेकंड निकलेगा, फिर थर्ड निकलेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके बहुत सारे मेरिट लिस्ट निकलते हैं। जिसमें कि मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 90 से अबव रहेगा, ठीक है, 90 से ऊपर रहेगा। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जो है, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका जो है आपका मान के चलिए कि 85 से अबव रहेगा। इस तरह गिरते गिरते 60% तक आता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 60% तक नहीं आता। जैसे कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, दिल्ली से, यूपी से, तो इधर का जो रहेगा 75+, ठीक है। अगर आपके क्लास 10th में 75% से ज़्यादा है तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, साउथ की तरफ से या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तब आपका अगर क्लास 10th में 60% से भी अबव है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि मान लो बिहार झारखंड का बच्चा, यूपी का बच्चा चाहे तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अप्लाई कर सकता है। हाँ, बस उसको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। उधर भी कहीं कहीं इंग्लिश या हिंदी मांगते हैं, आप चेक करके वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे तो खास बात है कि यहाँ पर सैलरी, बहुत कोई सोचते हैं कि सैलरी इतना कम है, 12,000 ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, डाक सेवक का 10,000 है, पर ऐसा नहीं है। इसका सैलरी अच्छा खासा है, अगर आप समझिएगा तब। देखिए, अगर हम सिर्फ ब्रांच पोस्ट मास्टर का आपको सैलरी बताए तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी आपको 12,000 दिखा रहा है, कितना, 12,000। तो आप सोच रहे हैं 12,000 सैलरी है, नहीं, अरे इसमें डीए भी तो जुटेगा, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता। तो डीए कितना होता है, डीए आधा होता है सैलरी का, तो 6,000 हो गया। तो 12 और 6 कितना हो गया, 16, 17, 18,000 जो है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर में स्टार्टिंग सैलरी होती है। सरकारी नौकरी है, 60 साल का नौकरी है। अगर 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी है तो क्या दिक्कत है, फिर उसमें बढ़ेगा भी, ठीक है। हर साल आपका इंक्रीमेंट भी होगा। हर साल जो है इंक्रीमेंट कितने का है, 3% का, 3% का इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर अगर बात करें रिटायरमेंट के समय, ठीक है, रिटायरमेंट के समय जो आपकी सैलरी रहती है वो तो और खतरनाक रहती है, ठीक है। रिटायरमेंट के समय जो है आपकी सैलरी और खतरनाक रहती है। एक बार जोड़ देते हैं, देखिए, लगभग 30,000, ठीक है, 30,000 और इसमें 15,000 डीए जुटा, ठीक, तो 30, 40, 45,000। तो क्या आप प्रमोशन नहीं लीजिएगा, इसमें प्रमोशन होता है, ठीक है, 3 साल के बाद इसमें ऐसा एमटीएस प्रमोशन होता है, जिस प्रमोशन से आपकी सैलरी जो हो जाती है वो 1800 ग्रेड पे की हो जाती है। मतलब जो एसएससी एमटीएस की सैलरी रहती है, सेम सैलरी आपकी यहाँ पर हो जाती है। अब मेनली यहाँ पर बात करें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो है 18 से 40 साल होना चाहिए। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में है जनरल कैटेगरी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। और ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को 5 साल का छूट है एज में यहाँ पर। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास मांगा गया है, लेकिन क्लास 10th में आपका मैथ, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10th में जो है आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहाँ पर होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 3 चीज़ आप समझ लीजिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग क्या होता है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आपके क्लास 10th में, ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर नहीं है तो आपको एक कंप्यूटर का कोर्स चाहिए। कब, बाद में, जब आप डीवी के लिए जाइएगा तब चाहिए, ठीक।
नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने आनी चाहिए। अब ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ये एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या है? एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि आप कुछ 2000 5000 रुपये महीना कुछ भी कमा रहे हैं जिससे आप अपना खर्चा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो फुल टाइम काम नहीं होता है, ये 4 घंटे का काम होता है। भले सरकारी नौकरी है लेकिन दिन भर में आपको 4 से 5 घंटे का काम ये होता है, उससे ज़्यादा का काम नहीं होता। उसके अलावा आप अपने घर का काम या कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, ये अलाउ करता है, ये खुद इस चीज़ के लिए अलाउ करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर बदलाव फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स को लेके, तो इसको समझिए। अगर आप यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म नवंबर के लास्ट में जो निकलेगा उसको भरना चाहते हैं, और आप यहाँ पर अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। अब आप कैसे पहचानिएगा कि आपके पास जो है, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वे स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है या सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, इसको कैसे पहचानिएगा? देखिए, इतना तो बता देते हैं सबसे पहले कि आपका जो जीडीएस में है, ग्रामीण डाक सेवक में सेंट्रल लेवल लगता है, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक जो है हमारी सेंट्रल लेवल जॉब है। हम किसी भी स्टेट में रह के किसी भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जीडीएस में। तो इसमें अगर बात करें, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर में, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। कैसा है? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर उसके ऊपर में लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट का नाम, बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम लिखा होगा, आपके स्टेट का नाम लिखा होगा, मतलब आप ही के स्टेट का नाम लिखा हुआ रहता है ऊपर में, तो वो स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगने वाला। यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और याद रखिएगा कि ये जीडीएस का सिर्फ ये वैकेंसी नहीं निकलने जा रहा है, जीडीएस का एक और वैकेंसी निकलेगा जिसमें कि आपका ये तो निकलेगा ही निकलेगा, और वे वाला भी निकलेगा जो मेल गार्ड वाला होता है, ड्राइवर वाला होता है, प्यून वाला होता है। तो वे वाला वैकेंसी भी आपको एक साथ नवंबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर जीडीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट्स बनवा के रखिएगा, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। अब मेनली यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे, तो इन्होंने साफ साफ दिया है, क्योंकि देखिए आपका जो आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि आपको आपका मार्कशीट मांगा जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट उनको देना होगा जो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले को देना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मतलब जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे वो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है नीचे में बता देंगे अगला वीडियो में, तो बनवा लेना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर फिलहाल जो है जीडीएस का फॉर्म निकलने वाला है, तो आपको सबसे ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।